हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो चलिए आइए डील करते हैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस कि क्या होते हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस, कैसे हम बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लिए हम कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि डी ब्रोगली वेव इक्वेशन में उनको पूरी तरीके से संतुष्टि मिल पाए और टू द पॉइंट्स को सही तरीके से समझ सके। तो इसी सीरीज में हम आज से स्टार्ट किए हैं 2 दिन पहले से पूरा केमिस्ट्री। उसमें पूरा मटेरियल आपको पीपीटी के रूप में पीडीएफ मिल जाएगा एप्लीकेशंस पे, और बाकी मटेरियल आपको वादा जो किया गया था कि आपके 1 यूनिट के पेपर और पूरे मटेरियल आपके यूट्यूब पे भी मिलेंगे। बाकी जो यूनिट होगी वो हमारे स्टोर पे मिलेगा। तो स्टोर को यदि आप विजिट नहीं किए हैं तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, डाउनलोड कीजिए हमारा वीएनआर क्लासेस का ऑफिशियल एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जिससे आप अधिक से अधिक कोर्सेस में सही तरीके से सीखने का एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म मिलेगा बीएससी के लिए, जहाँ पे आप नए नए हर एक सब्जेक्ट को सीख सकते हैं, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे केमिस्ट्री हो। हम लोग कवर करते हैं एक स्टूडेंट्स के लिए 9 पेपर स्पेशली 1 साल में। ठीक, तो इसमें कुल 44 कोर्सेस हैं। 44 कोर्सेस के 4 सेगमेंट हैं। इन चारों सेगमेंट्स में हम लोग पूरा कवर करते हैं, चाहे हम बात करें एनसीईआरटी लेवल की, चाहे बात करें हम बीएससी की, चाहे बात करें हम यूपीएससी की, चाहे बात करें हम एमएससी की। सबकी सीरीज हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पे। चलते हैं आगे, बात करते हैं आज डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस के कंटेंट स्ट्रक्चर्स की कि क्या होंगे डी ब्रोगली वेव इक्वेशन का कंटेंट स्ट्रक्चर्स, हमको क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमको पढ़ना क्या है। यहाँ पढ़ना है यहाँ पे आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स कि डी ब्रोगली का क्या रहा पूरा बेसिस क्राइटेरिया, कि कैसे भाई साहब उन्होंने अपने अपने पूरे सिद्धांत में, पूरे वेव के मैकेनिज्म में क्या प्रस्तुत करने की कोशिश किया है, क्या चाहते थे डी ब्रोगली, और उन्होंने क्या स्पष्ट किया अपने मैटर में। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार डी ब्रोगली ने कौन सा ऐसा इक्वेशंस दिया जो इक्वेशंस हमारे केमिस्ट्री में बड़ा यूजफुल है, हर एक चीज़ों को, हर एक पार्टिकल्स के वेव को जानने के लिए, उसके मास को निकालने के लिए। तो मास में, उसके वेव लेंथ में एंड उसके जो पूरे क्राइटेरिया हैं उनको देखा जाएगा। कब हम लोग डी ब्रोगली वेव इक्वेशन करेंगे तब। उसके बाद हमारे पास तीसरा बचता क्या है, तीसरे नंबर हम लोग चलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। आखिरकार कौन कौन से है, तो 2 एक्सपेरिमेंट रहे, पार्टिकल्स नेचर के लिए और हमारे पास वेव नेचर के लिए। दोनों नेचर्स के लिए कौन कौन से ऐसे सिद्धांत बताए गए, ऐसा कौन सा वेरिफिकेशन आया एक्सपेरिमेंटल जिससे प्रूफ हो सके कि जो डी ब्रोगली का वेव इक्वेशन है वो पूरी तरीके से संतुष्ट करता हमें। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लास्ट में हमारे पास आता है लिमिटेशंस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशंस कि कौन कौन से ऐसे लिमिटेशंस होंगे डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस के जो हमको जानने चाहिए। लास्ट में हमको एग्जांपल देख लेने हैं कि 2 हमारे न्यूमेरिकल के एग्जांपल होंगे। हमने कल पिछले वाले क्लास में एक न्यूमेरिकल दिया था, शायद आपको नहीं लगा होगा, तो मैं लास्ट के वीडियो में बता दूंगा, आप न्यूमेरिकल को कवर कर लेना। ओके, अब देखो स्टार्ट हम लोग करते हैं पहले टॉपिक से। ठीक, पहला हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स कि आखिरकार डी ब्रोगली भाई साहब को जो हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, ये डी ब्रोगली को कैसे समझ आया कि कोई भी जो मैटर है वो वेव के रूप में हो सकता है। क्योंकि इसके पहले जो मैटर था वो केवल लोग जानते थे स्पेशली पार्टिकल्स के रूप में, कि जो मैटर होते हैं उनमें केवल पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन डी ब्रोगली के इक्वेशंस के बाद, डी ब्रोगली के सिद्धांत के बाद ये पता चला कि नहीं भाई साहब, पार्टिकल्स नहीं होते सारे मैटर्स, पार्टिकल्स के साथ साथ ये वेव के भी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वेव के लक्षण को भी प्रकट करते हैं। और इसी सीरीज में इन्होंने क्या बताया, बोल क्या रहा है कि डी ब्रोगली ए फ्रेंच फिजिक्स ना, ये फ्रेंच के भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? फ्रेंच के भौतिक शास्त्री थे जो 1924 ईस्वी में, किसमें, 1924 ईस्वी में प्रपोज करते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं मैटर हैज ए डबल कैरेक्टर्स। मतलब इन्होंने बताया कि जो मैटर्स होते हैं वो डबल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन? एक हमारे पास कैरेक्टर बनेगा क्या, वो वेव कैरेक्टर यानी तरंग का गुण दिखाते हैं, और दूसरा हमारे पास बनता है पार्टिकल्स का। यानी डी ब्रोगली ने 1924 में ये प्रस्तुत करते हुए हमको बताया कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो स्पेशली डबल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक कैरेक्टर उनका वेव का होता है और दूसरा कैरेक्टर उनका पार्टिकल्स का होता है। आगे बोलते हैं डी ब्रोगली, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर लाइक, यानी जब कोई भी हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होता है वो मैटर लाइक होता है, जैसे प्रोटॉन, क्या, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एटम आर इन मोशन। यानी जब मोशंस के बेसिस पे देखा जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो यहाँ पे हमारे पास स्पेशली
पार्टिकल्स के रूप में दिखाई देते हैं मैटर के अंदर। अब आगे बताया गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्पेशली आगे ही चल के क्या दिखाते हैं, स्पेशली पार्टिकल्स एज, यहाँ पे एज वेल एज वेव नेचर, यानी उनको कहीं ना कहीं वेव नेचर के साथ भी वो क्रिएट करते हैं। दिस डुअल कैरेक्टर्स ऑफ मैटर इज नोन यहाँ पे एज डबल नेचर ऑफ मैटर, यानी इसी मैटर के बेसिस पे लोगों ने बताया, स्पेशल डी ब्रोगली साहब ने बताया कि हमारे पास जो मैटर हमारा है वो डबल नेचर को क्रिएट करता है। थोड़ा सा सिद्धांत ये देखा जाएगा स्टूडेंट कि ये भी इसके पहले क्या बताया गया था कि ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये हमारा छोटा सा न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, छोटा सा न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे क्या घूम रहा है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और आगे लोगों ने बताया कि जब ये घूम रहा होता है तो इस समय हमको क्या दिखाई देता है, ये एक सीधी कक्षाओं में ऐसे नहीं घूमता, ध्यान देना, सीधी कक्षाओं में ना घूम के कैसे घूमता है, वो स्पेशल एक वेव के जैसे घूमते, कैसे घूमते हैं, एक वेव के जैसे घूमते हैं। और इसी वेव के वजह से ये जो हमारा दिखाई देता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था वेव पैटर्न फर्स्ट, वेव पैटर्न सेकेंड, जब ये अंदर की ओर दो अभिलाक्षणिक चरित्र दिखाते हैं, ठीक, कैसे कैसे, एक तो ये हो गया, ये कैसा है, ये इसका स्पेशली वेव नेचर है, कैसा है, किसी का भी इलेक्ट्रॉन का ये वेव नेचर है। लेकिन जब ये इस कक्षाओं पे लोगों ने बताया कि ऐसा घूमेगा तो स्पेशली कैसा बताया गया, ये बताया गया कि भाई साहब ये जो हमारे पास मैटर है ये कैसा है, ये हमारे पास पार्टिकल नेचर को क्रिएट करता है। तो डी ब्रोगली इसी बेसिस पे, इसी थ्योरी के बेसिस पे पूरा अपना रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है इक्वेशंस को। बोले हैं क्या कि डी ब्रोगली पॉइंटेड आउट दैट द इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट टेक, यहाँ पे लाइट जो होगा उस पे बोल रहा है, एंड इसके बाद जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, बोथ एज मटेरियल पार्टिकल्स एंड एज ए वेव, मतलब जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स के भी पार्टिकल्स जो आगे चल के फोटॉन्स के रूप में हमको रिसीव होते हैं, वो कहीं ना कहीं डबल नेचर वो भी क्रिएट करते हैं। बोलता है द इलेक्ट्रॉन हैज डबल कैरेक्टर, ठीक, बोलता है इलेक्ट्रॉन हैज ए डबल कैरेक्टर, कौन कौन, यहाँ पे बोथ यानी दोनों का क्रिएट करते हैं, पार्टिकल्स नेचर को भी और वेव नेचर्स को। जैसा मैंने बताया अभी कि अपनी कक्षाओं पे यदि घूम रहा है नॉर्मल तरीके से, जब पढ़ता है, अभी एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट लिया गया और बताया गया, जब हम इधर से क्या डालते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स डालते हैं इस परख नली पे या इस ट्यूब पे, तो हमारे पास जैसे हमने 4 1 2 हमने 3 हमने 4 करके 4 स्पेशली क्या डाला, हमने इलेक्ट्रॉन को उधर से छोड़ा, तो यहाँ पे 4 छोटे छोटे हमको धब्बे दिखाई देते हैं, क्या, छोटे छोटे पॉइंटेड एरिया दिखाई देती है। और इसी पॉइंटेड एरिया को डी ब्रोगली ने अपने इक्वेशंस को उतारा और बताया कि जब इस पर पॉइंट कहीं ना कहीं प्रतीत होता है तो हमको क्या नजर आता है कि भाई साहब ये अब पार्टिकल्स नेचर में है, कैसे हैं, ये हमारे पार्टिकल्स नेचर में है, जब पॉइंटेड नजर आने लगा तब। लेकिन इन्होंने क्या बताया, इन्होंने दूसरे कंडीशन बताया कि जब अपने कक्षाओं में घूमते हैं तो वो एक ऐसे घूमते हैं, 3 डायमेंशनल एरिया में देखा जाए तो ये स्पेशली ये कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, मतलब वो अपने एक्सिस के दोनों तरफ कहीं ना कहीं जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होता है वो, एंड जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और हमारे पास 2 क्षेत्र होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जो हमारा मैटर होता है वो दोनों दिशाओं में कहीं ना कहीं मूव करता है। हमने पिछले क्लास में यही बताया था आपको स्पेशली कि वहाँ पे मैकेनिकल वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम में हमने देखा था कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो एक दिशाओं में नहीं, मतलब एटम्स के जो तरंग होते हैं यानी वेव होते हैं वो एक दिशाओं में ही नहीं, वन डायरेक्शनल नहीं, वो मल्टी डायरेक्शनल होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ठीक। तो एक हमारा जो यहाँ पे एरिया बनता है, एक एंगल बनता है, वो स्पेशली बनता है मैग्नेटिक एरिया के लिए, और दूसरा जो बनता है वो किसके लिए बनता है, दूसरा हमारे पास बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशली कि ये हमारा मैग्नेटिक एरिया हो जाएगा, और एक जो हमारे पास है वो कौन सा हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जब ऐसा प्रतीत होता है कोई पार्टिकल्स तो हम क्या दिखाते हैं कि ये हमारा अब जाके ये वेव मोशंस में यानी वेव के रूप में कहीं ना कहीं मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, इसमें हमारा वेवलेंथ मिलेगा, बाकी मैकेनिज्म मिलेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, तो आगे हमको क्या देखना है, आगे देखना है कि डी ब्रोगली इक्वेशंस की बात करें, क्या करें, डी ब्रोगली इक्वेशंस की बात करें। बोल रहा है दिस इक्वेशन कैन बी डिराइव, ठीक, यहाँ पे डिराइव किया गया किसके बेसिस पे, मास के बेसिस पे,
एनर्जी है, और एनर्जी और मास का रिलेशनशिप के ही वजह से हमारे पास निकल के आया। ठीक, तो यहाँ पे हमको दो थ्योरी निकल के आएगा। पहला कौन कौन है, एनर्जी और मास में दो थ्योरियां बताई थी, एक प्लांक ने बताया था, मैक्स प्लांक, एक हमारे सर क्या बोलते हैं आइंस्टीन को बताया गया था। यानी आइंस्टीन और प्लांक के थ्योरी के बेसिस पे हमारे पास एक इक्वेशन को डिराइव किया गया, किसके द्वारा, डी ब्रॉगली के द्वारा, और बाद में उसे नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया गया, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशंस। क्या बोला गया, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन या डी ब्रॉगली इक्वेशंस। बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की सहायता से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, पार्टिकल्स का, किसका, पार्टिकल्स का, किसी भी पार्टिकल्स का हम लोग वेव आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आगे बोल रहा है कि लेटेंट इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, यानी कोई भी जो इलेक्ट्रॉन हो उसका मास m हो, ठीक, वो मूव कर रहा हो और स्पेशली कैसा, स्पेशल ए वेलोसिटी c के साथ, यानी उसकी वेलोसिटी c होगा और मास यदि m है तो उसके जितने भी न्यूक्लियस एंड v, ठीक, एसोसिएटेड विथ द वेवलेंथ, यानी उसका वेवलेंथ क्या होगा अकॉर्डिंग किसके, प्लांक के अकॉर्डिंग। यानी स्पेशली क्या पूछ रहे हैं भाई साहब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कैसा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है स्पेशली क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसका टोटल मास कितना है, टोटल मास m है, कितना है, टोटल मास m है, ये c से इधर की ओर जा रहा है। तो बताइए भाई साहब इसका लेमडा, क्या, इसका लेमडा जो होगा यानी इसका वेवलेंथ जो होगा वो कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है प्लांक की मैक्स या मैक्स प्लांक की थ्योरी। ठीक, क्या कहता है, E इक्वल टू एच म्यू, जो एच म्यू है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को हम कवर कर लेंगे, जो E है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी है, हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ऊपर हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, एनर्जी का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है ये क्या है, ये स्पेशली प्लांक कांस्टेंट है, और जो ये है ये वेलोसिटी है। ठीक, हम अब आगे देखते हैं दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू, दूसरा इक्वेशन हम इसी में मिलाएंगे अभी आगे चल के। दूसरे इक्वेशन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास, क्या बोल रहा है, मास एनर्जी रिलेशनशिप। मास एनर्जी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है, यहाँ पे E इक्वल टू mc स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन, इस चीज को आप जानते होंगे, ये मास और एनर्जी का सबसे बढ़िया रिलेशनशिप दिखाता है। तो E इक्वल टू mc स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। ठीक, ये दो इक्वेशन हमको मिलेंगे, किसके बेसिस पे, पहला प्लांक के बेसिस पे, दूसरा हमारे आइंस्टीन के बेसिस पे। अब हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास, जो E है वो एनर्जी है, किसका, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ठीक, या फिर पार्टिकल्स की एनर्जी है, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। जो H हमारे पास आया वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, इसका हम वैल्यू आगे देख लेंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारा V है या म्यू है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। m जो है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया अभी। उसके बाद जो हमारा c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो हमारी लाइट है, सनलाइट है, उसकी वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो अगले नंबर पे हमारे पास क्या आ जाता है, हम लोग दो इक्वेशंस देखे। ठीक, अब दोनों इक्वेशंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन बोल रहा है इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन 1 और 2 से। ठीक, हमारे पास क्या मिल जाएगा, E इक्वल टू mc स्क्वायर में हमने क्या देखा, ये देखो कहीं ना कहीं जो हमारी इक्वेशंस हैं दोनों ये बराबर हैं। ठीक, ये दोनों बराबर हैं, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से यदि कॉमन ले, ठीक, यहाँ से यदि कॉमन ले दोनों को, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना कि mc स्क्वायर ये हमारा h म्यू हो जाएगा। ठीक, वही तो है, ये हमारा इसको E कर सकते हो, दोनों बराबर इक्वेशंस दिखा रहे हैं। ठीक, तो आगे चल के हम देखते क्या है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर h म्यू, फिर वही एच सी अपन लेमडा, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो एच म्यू होता है क्या होता है, एच म्यू की जो वैल्यू है, यानी जो म्यू की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सी अपान लेमडा होती है, क्या होती है, सी अपान लेमडा होती है। इस चीज को आप जानते रहना, थोड़ा सा इसको सही से लिख लें हम लोग। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे सी अपान हमारे पास लेमडा हो जाएगा। ठीक, अब ये ब्रैकेट में कर लेना करना होगा। तो आगे हम क्या करते हैं, हमारे पास देखो यहां से हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं। ठीक, हमारा c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा और एक h से दूसरा h कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, h अपान, देखो ये c से एक c से ये c गया। ठीक, इसको थोड़ा सा ऐसे समझना। ठीक, कैसे, देखो एक c से ये, इस c से एक c से ये वाला c गायब हो जाएगा, उसके बाद एक में से ये गायब हो गया, बचा क्या, ये बचा और ये बचा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, mc इक्वल टू h लेमडा। अब पता है भाई साहब, लेमडा को उधर भेजेंगे तो हमारा h उधर ही पड़ा रहेगा, c इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास लेमडा इक्वल टू h
अपॉन mc। इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन थर्ड कर देंगे। अब बोल क्या रहा है कि इक्वेशन थर्ड इज फॉर ए फोटॉन, यानी जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो फोटॉन के लिए है। यदि फोटॉन की कोई एनर्जी दी गई है तो हम यहां से उसका वेवलेंथ की गणना कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, डी ब्रोगली के बेसिस पे। यानी डी ब्रोगली ने मास, क्या डी ब्रोगली ने मास के बेसिस पे किसी पार्टिकल्स की वेलोसिटी के लिए हम निकाल सकते हैं। और बोल क्या रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास v होना चाहिए और स्पेशली इन अ प्लेस ऑफ c दैट यहां पे क्या होगा, इसे हम रिसॉल्व कर सकते हैं स्पेशली किसको, इस इक्वेशंस के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी मटेरियल पार्टिकल्स के ऊपर। कब, जब हमारे पास तीसरा इक्वेशन सही तरीके से कंप्लीट हो जाता है तब। अब देखो इसी तीसरे इक्वेशंस को हम नीचे ला के रखें, क्या इसी तीसरे इक्वेशंस को नीचे ला के रखें मोमेंटम के कंडीशंस में, किसके, मोमेंटम के कंडीशंस में, संवेग बोलते हैं हिंदी में, संवेग के कंडीशंस में रखेंगे तो संवेग हमारा क्या कहता है, कहता है यहाँ पे क्या हमको पता है स्पेशली ये जो कंडीशंस हैं, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, हमने संवेग में देखा था h अपान p होता है, ये हमने कंडीशन देखा था, ये हमारा मोमेंटम को क्रिएट करता है। ठीक, कौन मोमेंटम करता है, हमारा जो p है वो मोमेंटम को क्रिएट करता है, यानी h म्यू जो हमारा p इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देना, क्या यहाँ पे p इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे m म्यू होता है, ये हमारा मोमेंटम की बात करता है। तो मोमेंटम को हम यहाँ रख लेंगे, यानी वेयर p इक्वल टू एम बी, यानी एम वी के जगह हम क्या रख दिए, स्पेशल p रख दिए, हमारी वैल्यू यानी इक्वेशन 4 बन के रेडी हो गया। अब क्या कहता है, कहता है कि इक्वेशन 4 इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशंस, यानी जो 4 इक्वेशंस है उसी को हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशंस कह देते हैं। एंड इज हम क्या होगा, अप्लीकेबल होता है फिगर स्पेशल 3 से, यानी हम लोग 3 किसको बोल रहे हैं स्टूडेंट, इस चीज को ध्यान देना, हमने 3 फिगर बोला, इस वाले फिगर को, किसको, ये जो फिगर है ये फिगर नंबर 3 है, वैसे मैं बना दे रहा हूं आपके लिए। ठीक, क्या बोला गया फिगर 3 में यही कि एक हमारे पास ऐसा कोई न्यूक्लियस होगा, ऐसा कोई हमारे पास ऑर्बिटल होगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे स्पेशली क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यदि है, ठीक, तो क्या कर रहा होगा, ध्यान समझना, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते स्पेशली इसका क्या होगा, एक मास होगा, क्या होगा, m एक मास होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक, हमको जो मास ये दिखाई रहा है ये किससे, ए वेलोसिटी v से, किससे, वेलोसिटी v से क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। ठीक, अब क्या बोलता है, स्पेशली इसकी एक एनर्जी भी होगी, क्या होगी, एक एनर्जी भी होगी, और ये एक स्पेशल तरंगदैर्घ्य, इनकी जो एक वेवलेंथ होगी जिसकी वजह से जा रहे होंगे, जो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, स्पेशल यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा मिल जाएगा। तो इसी फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास और यहाँ पे अप्लीकेबल होता है हमारा ये इक्वेशन 4। ठीक, अब क्या बोलता है, मटेरियल पार्टिकल्स मोशन। अभी तक हम किसको देख रहे थे, अभी तक हम लोग स्पेशली डील कर रहे थे किसको, स्पेशली वेव को। अब हम डील करेंगे किसको, मोशन, उसके पार्टिकल्स रीजन्स को। क्या बोलता है, कहता है वेव टू ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन, जितने भी हमारे वेव के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो मोशंस के रूप में गति करते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच पी, लैम्डा इक्वल टू एच पी यहाँ से पहले ही मिल चुका है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से ये लैम्डा को उठा लो बेटा, और यहाँ पे आप क्या कर लोगे, यहाँ पे एच अपान पी को उठा लोगे। ठीक, एच अपान पी को उठा लोगे, यही फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब भाई साहब हम पी को हटा, एच जो हमारा वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को हटाते हैं तो हमारा जो ये एच इक्वल टू का है वो प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाएगा, यानी लेमडा प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। अब हम पी को इधर भेजते हैं, लेमडा को इधर भेजते हैं, तब भी हमारे पास ये वैल्यू मिलके रेडी हो जाएगी। बोलता क्या है, मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल्स इन यहाँ पे जो मूविंग पार्टिकल्स है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। मतलब यदि हम वेवलेंथ क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल की बात करता है, यानी जस्ट अपोजिट होता है। यानी हम कह सकते हो यहाँ पे एक चीज तो मिस्टेकिंग लग रहा है कुछ, हाँ यहाँ पे लिम्डा कर लो इसमें। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे चलें तो हमारे पास इक्वेशंस बन के रेडी हो जाते हैं। अब हमको क्या देखने हैं, हमको देखने हैं यहाँ पे कि जो बोर मॉडल हमारे पास बताया गया था, क्या कि बोर मॉडल का ऑर्बिटल के बेसिस पे, क्या बोर मॉडल का ऑर्बिटल के बेसिस पे जो केसेस बताए गए थे वो क्या थे। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन है, बोर मॉडल। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली बोलते क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक, नॉट ए सॉलिड पार्टिकल्स मूविंग अराउंड द
कहाँ पे, न्यूक्लियस। यानी वो सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में, कैसे, वो सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में कहाँ घूमता है, स्पेशल अराउंड टू न्यूक्लियस, मतलब वो न्यूक्लियस के बाहर हमको घूमता हुआ दिखाई देता है। ऐसा बता रहे थे कौन, हमारे पास जो हमारे पहले साइंटिस्ट जिसका नाम था स्पेशली यहाँ पे बोर, ठीक, क्या थे, बोहर उनको बोलते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि मूविंग अराउंड द हमारे पास न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ बट एज ये स्टैंडिंग वेव एक्सटेंडिंग, यहाँ पे एक्सटेंडिंग की बात कर रहा है, वेव एक्सटेंडिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पथ, यानी सर्कुलर पथ पे स्पेशली जब इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, वेव के जैसे घूमता है। कैसे घूमता है, वेव के जैसे, जैसे वो घूम रहा ना, वेव के जैसे घूम रहा है, ठीक, इसकी बात कर रहा है, ना कि वो किसी पार्टिकल्स के रूप में सीधी सर्कुलर पथ पे गति करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स यहां गति नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस पे मूव करेगा, ठीक। आगे इन्होंने क्या कहा, आगे बोल रहे हैं कि डी ब्रॉगली इक्वेशंस प्ले होता है स्पेशली इंपॉर्टेंट रोल इन बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी बोहर एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें डी ब्रॉगली के वेव इक्वेशन की जरूरत पड़ती है सही तरीके से उसके जानने के लिए। आगे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू बोहर, यानी अकॉर्डिंग टू बोहर की बात करें तो क्या बोलता है, एंगुलर मोमेंट आपको दिखाया गया होगा, एंगुलर मोमेंट क्लास 11 में जब हम पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पे एंगुलर मोमेंट को दिखाया गया था ऑफ ए ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन, ठीक। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कह रहा है, ठीक, इस चीज को जानते रहना, ठीक। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी कह रहा है, थोड़ा सा हमको एक जगह एक कंडीशन है, वहां पे हमको क्या देखने हैं, ठीक, इस चीज को ध्यान देना। यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना है, 2 पाई, स्पेशली इसको पाई कर लो स्टूडेंट, 2 पाई, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोलता है, इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक। तो h अपॉन 2 पाई हमारे पास दिख रहा है, तो हम भाई साहब क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास जब ये कंडीशन घूम रहा है, हमने बोहर में क्या देखा था, बोहर को आओ दिखा देते हैं। बोहर ने क्या बोला था, बोहर ने अपने पूरे पहले डायरेक्शन में बोला था कि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्बिटल होगा, ये हमारा न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होगा, क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो बोला भाई साहब कि जो इसका इलेक्ट्रॉन का स्पेशल जो एक m होगा, क्या होगा, एक m होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का मास नजर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन का मास है, ये किससे, v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ये यहां से यहां तक का एक रेडियस r क्रिएट करती है, क्या करती है, रेडियस r क्रिएट करती है। और इसके अलग अलग क्या होते हैं, पथ होते हैं, यानी कौन सा होता है, यहाँ पे नंबर, होल नंबर होते हैं, n की बात करता है, किसकी, n की बात करता है, यानी कितने ऑर्बिटल्स पे वो मूव कर रहा है, ठीक। और हमको पता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पता है n क्या है, होल नंबर है, h यहाँ पे h पाई, यहाँ पे कर लो बेटा थोड़ा सा, ठीक, टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। तो ये पूरा जो एंगुलर मोमेंट हमको मिल रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, ये मिल रहा है स्पेशली हमारे पास बोर के मॉडल के बेसिस पे। कैसे, बोर के एंगुलर मोमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बोल रहा है कि जो एंगुलर मोमेंट होता है किसके, बोर के अकॉर्डिंग, वो h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहा है हमारे भाई साहब, ये इनको हम उधर भेजें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच वी आर क्या हो जाएगा, एच म्यू आर बोलते हैं, इंटू 2 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एन इंटू एच। जो n है वो क्या है, होल नंबर 1 2 3 है, क्या हो, होल नंबर 1 2 3 है। अब हमको बड़ा अच्छा केस मिल जाएगा स्टूडेंट। अच्छा केस में ये क्या देखना है, अच्छा केस ये देखना है कि जो हमारे पास बनता है मेन इक्वेशन जो बनता है उसको ध्यान देना है। मेन इक्वेशंस को ऐसे देखना, हमारे पास क्या होगा भाई साहब, उधर जाएंगे, ठीक, r को इधर ले लो, यानी 2 पाई r। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको क्या मिला है, NH पहले से मिला है, क्या मिला है, यहाँ पे NH यानी n हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू कहाँ से, यहाँ से हमको n मिल जाएगा, और हमारे पास क्या h पहले से पड़ा हुआ है, हम h ले लेंगे अपान किसके, ये देखो यहाँ से पूरा उठ के नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे mv हो जाएगा। यानी ये इक्वेशंस हमको मिल के मतलब बन के क्रिएट हो जाएंगे, ठीक। अब इनको ये ध्यान देना है कि ये बराबर होते हैं किसके, यही जस्ट कंडीशंस हैं, ठीक। यहाँ पे हमारे पास 2 पाई जो है, क्या है, 2 पाई जो है वो स्पेशली एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। अब यहाँ पे बोलता है क्या है, डी ब्रॉगली के बेसिस पे, यदि डी ब्रॉगली का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके बेसिस पे हम लोग देखें तो क्या बोल सकते हैं कि 2 पाई इंटू ये लेमडा कहाँ से आया, हमको पता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इक्वल टू होता है h अपान एम भी, क्या होता है, h अपान
एम वी होता है। तो एच अपन एम बी यानी लेमडा का फॉर्मूला पूरा ये वैल्यू इसको रख देते हैं वहां पे ले आके, यहाँ देखते हैं एन को छोड़ देते हैं, एच यहाँ पे एच है, यहाँ पे एम भी है, इसीलिए इसको डेरिवेट किया गया था यहाँ से। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ बना के इसको रेडी रख देंगे। ठीक, अब आगे कंडीशंस में क्या कहता है, जब इसको हम लेमडा इक्वल टू एच अपन एम वी कर देते हैं। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला हमारा यहां से पूरा ये वाला हट जाएगा। ठीक, और बन जाएगा एन लेमडा। अब बोलता है क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो लेमडा एन है वो क्या है, यहाँ पे जो सर्कुलर फॉर्म्स दिखाई देते हैं, यानी ये स्पेशली वेवलेंथ के अंतर्गत, सॉरी हमारे ऑर्बिटल के अंतर्गत, और जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेमडा हो जाएगा। ठीक, आगे क्या बोलता है कि हमारे पास हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल एज ऑन, ठीक, यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ वेवलेंथ। ठीक, टू एबव इक्वेशन 4। ठीक, यहाँ पे इक्वेशन 4 जो है वो एक्सप्लेन करता है बोर के पोस्टुलेट को, यानी बोर के सिद्धांत को एक्सप्लेन करता है, दैट द इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव ओनली दोज, ठीक, किसमें, ऑर्बिटल में। यानी यहां से हमको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ऑर्बिटल में मूव करता है, विच द एंगुलर मूवमेंट, यानी एंगुलर मूवमेंट के साथ इज क्या है, इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ यहाँ पे h2 पाई r। तो h2 पाई r के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये हमारा घूमता हुआ नजर आएगा। इस चीज को आप ध्यान देते रहना। आगे क्या बोल रहा है दूसरे इक्वेशंस में, दूसरे पार्ट में क्या बोला है, दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि दिस इक्वेशन एज आल्सो अप, यहाँ पे अप्लीकेबल इन कैलकुलेटेड ऑफ वेवलेंथ लेमडा ऑफ मूविंग पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन। यानी जो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास बन रहा है, क्या बन रहा है, इक्वेशन नंबर 5 जो हमारे पास बन रहा है, ये इसी पार्टिकल से, यानी इसी इक्वेशन से हम किसी भी पार्टिकल्स का क्या निकाल सकते हैं, लेमडा को निकाल सकते हैं। जहां पे 2 क्या है, एक नंबर है, होल नंबर है, हमने पहले बताया कि 2 क्या है, होल नंबर है। पाई क्या है, पाई का मान जानते हो 22/7 होता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी 22/3, हाँ सही हो जाएगा, ठीक 22/7 ही होगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, आर जो है, आर क्या है, ये रेडियस, हमने बताया कि ये रेडियस है। अब हमारे पास लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। बड़ा आसानी से वहां से हम उसको डेरिवेट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हमारे पास आगे क्या बचता है कि आगे बोलता है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस की बात करें कि आखिरकार कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस हैं, किसके, डी ब्रोगली इक्वेशंस के। नंबर फर्स्ट की बात करते हैं वेव यहाँ पे नेचर की, यानी कैसे पता चले कि जो हमारे पास पूरा बताया गया था थ्योरी में अपने, वो कैसे प्योर था, हम कैसे माने कि डी ब्रोगली सही कह रहे हैं। कब मानेंगे स्टूडेंट, हमारे पास ढेर सारे साइंटिस्ट हैं डी ब्रोगली की इक्वेशंस के लिए, किसके, तरंग प्रकृति को जानने के लिए। हमारे नंबर्स फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसको डेवर्सन बोलते थे, डेवर्सन, जर्मर और थॉमसन। देखो डेवर्सन, जर्मन और थॉमसन, ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रोवाइड किया द experimental proof and showed that a beam of electrons when reflected from metal crystal, ठीक, मेटल क्रिस्टल Ni प्रोडक्ट, यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से प्रोड्यूसिंग करते हैं किसको, डिफ्रैक्शंस की बात करता है ये पैटर्न। यानी जब इलेक्ट्रॉन, इन्हों तीनों साइंटिस्टों ने प्रोवाइड किया, एक क्या किया, एक एविडेंस प्रोवाइड किया, कहाँ पे, स्पेशली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक पोस्टुलेट क्या होता था, बता रहा हूं आपको। ऐसा स्पेशली एक कंडीशंस होगा, क्या, ऐसी एक फिगर होगा। ठीक, इस फिगर पे इन्होंने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन को डाला, क्या करा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को इस पे डाला, इस बीम पे डाला। ठीक, ये जो ये था, ये क्या था, ये स्पेशली इसको कहते हैं हम बीम ऑफ, क्या, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां डाला गया, स्पेशली निकिल के, क्या, निकिल के क्रिस्टल पे डाला गया, तो हमको क्या, डिफ्रैक्शन की एक्टिविटी दिखाई दी। क्या दिखाई दी, डिफ्रैक्शन की एक्टिविटी दिखाई दी। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी विवर्तन, इसको शायद हिंदी में विवर्तन ही कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, विवर्तन ही दिखाई देता है। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पे हमको डिफ्रैक्शन दिखाई दिया, यानी ये कहीं ना कहीं अब परिवर्तित होने लगे, यानी एक अपने स्थान को छोड़ के
परिवर्तित हो गए। ठीक, अब जब ऐसे कंडीशन दिखाए गए तो हमको समझ में आ गया कि भाई साहब ये जो कैसे होते हैं, ये सिमिलर पैटर्न दिखाते हैं। क्या? सिमिलर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा रहे हैं। कैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाते हैं? कौन? स्पेशल बीम शो कर रहा है किसके? न्यूट्रॉन्स भी शो करते हैं, वैसे प्रोटॉन्स भी करते हैं, हाइड्रोजन भी करता है। ठीक, और इसी डिफ्रैक्शन पैटर्न के बेसिस पे ये बता दिया गया, प्रूफ हो गया कि हमारे पास हमारे जो एक्सपेरिमेंटल क्लियरिटी होती है वेव नेचर की ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो हमारे पास कोई भी वैल्यू की बात करें, कोई भी हमारे पास कोई भी पार्टिकल वो मैटर्स हैं, वो स्पेशली पार्टिकल्स नेचर के साथ साथ हमारा वेव नेचर भी क्रिएट करते हैं। किसके माध्यम से? डिफ्रैक्शंस के माध्यम से। कैसे? डिफ्रैक्शन के माध्यम से। ये दिखाते रहना कि जो विवर्तन होता है एक क्या है, ये एक तरंग की गुण है। जो हमारे पास डिफ्रैक्शंस होते हैं वो किसको दिखाते हैं? वो स्पेशली वेव को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? वेव को दिखाते हैं। जिसमें हमारा डिफ्रैक्शन होगा वो वेव नेचर को क्रिएट करेगा। जस्ट यही काम किए थे इलेक्ट्रॉन, यही काम किए थे प्रोटॉन, और यही काम किया था न्यूट्रॉन, और यही काम किया था हमारा कोई भी हाइड्रोजन एटम। इसीलिए इनको क्या बोला गया कि भाई साहब आप लोग स्पेशली क्या हो, आप लोग क्या दिखाया अभी आप लोगों ने दिखाया वेव नेचर। अब उसके बाद बनता है अगला टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स नेचर। पार्टिकल्स नेचर के बेसिस पे देखा जाए कि पार्टिकल्स नेचर हम कब बोलेंगे। पार्टिकल्स नेचर बोलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से हम सिंपल तरीके से यही है। क्या? पार्टिकल्स नेचर यहाँ से यही बोलते हैं। बोलता है क्या है? व्हेन इलेक्ट्रॉन, क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक, जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को, कभी भी कोलाइड्स इलेक्ट्रॉन बोलता है, कोलाइड इलेक्ट्रॉन्स को किस पे? जिंक सल्फेट यानी ZnS के स्क्रीन पे डालते हैं। क्या डालते हैं? ZnS के स्क्रीन पे हम कोई भी इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो यहां से स्पॉटिंग बनता है। क्या बनता है? स्पॉटिंग। इसको एज कर लो स्टूडेंट। स्पॉटिंग हमको क्रिएट होता है, यानी हम जब भी कोई ऐसे कंडीशंस को डालें, कैसे? ऐसे कंडीशन को डालेंगे, ऐसे जब कंडीशन को डालते हैं, यहां से हम क्या डालते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है इस कंडीशन पे हम डालें तो यहाँ पे क्या होता है, हमको छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं, और इसी स्पॉट के नंबर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके? बोल रहा है ना कि फॉर्मेटेड और इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड। यानी जो हमारे डाले गए नंबर होते हैं, जैसे मैंने डाला क्या, हमने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन डाले तो ये कितने होल दिखाई देंगे यहाँ पे? 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हमको, सॉरी 4 स्पॉट दिखाई देगा। ये जो स्पॉट्स हैं क्या हैं? ये हमारे जो स्पॉट्स बन रहे हैं वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। किसके? इसको ध्यान देना, किसका? नंबर ऑफ जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होंगे किसके? इस कंडीशंस के इक्वल हमको दिखाई देंगे। आगे बोलता है कि यहाँ पे दोज स्पॉटेड आर, जो लोकेशंस एरिया है, एंड डू नॉट एक्सटेंड इन वेल रीजन स्मॉलर लाइक वेव। यानी जो हमारे पास क्या बोल रहे हैं भाई साहब, हमारे पास बोल रहे हैं कि ये क्या करते हैं, छोटे छोटे धब्बे बनाते हैं, और ये धब्बे जो होते हैं वो पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं जैसे हमारा वेव के जैसे फैलते नहीं है, एक्सपेंड नहीं करते, वो अपने एक ही अपने एक ही एरिया में संकुचित होकर दिखाई देते हैं। यानी इसी जगह दिखाई देंगे, वो चारों दिशाओं में जैसे ये फैलता था डिफ्रैक्शन जैसा, ऐसा कोई भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं नजर आएगा। इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे प्रूफ हुआ कि हमारे पास जो हमारा स्पेशल इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो कैसा दिखा रहा है? वो स्पेशल पार्टिकल नेचर को क्रिएट कर रहा है। किसके? मैटर यानी इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स नेचर को कब क्रिएट किया गया? जब हम किसी भी कोलाइड को, इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स को कहाँ डालते हैं? जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे डालते हैं, तो हमको वहां पे एक स्पॉट फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है, और जो ये स्पॉट होते हैं वो डाले गए नंबर के बराबर होते हैं। इससे ये पता चलता है आगे चल के कि स्पॉट आगे चल के फैले नहीं, अपने जगह को सुरक्षित रखे। इससे ये पता चला कि हमारे पास हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल्स नेचर को भी क्रिएट करता है। क्या करता है? पार्टिकल्स नेचर्स को भी क्रिएट करता है। इसीलिए हमारे पास क्या बता दिया गया कि जो बिहेवियर ऑफ वेव एज पार्टिकल्स, क्या बिहेवियर एज ए पार्टिकल्स एंड यहाँ पे पार्टिकल्स आर वेव इज कॉल्ड डबल नेचर
ऑफ मैटर। इसी दोनों सिद्धांत के बेसिस पे, इन्हीं दोनों सिद्धांत के बेसिस पे पहला हमारा स्पॉटिंग दूसरे वाले में, और पहले वाले में हमने देखा क्या, डिफ्रैक्शंस के बेसिस पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, या मैटर होता है, वो क्या दिखाता है, डबल नेचर को क्रिएट करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी बोलते हैं। ठीक, अब यहां पे हमारे पास क्या आता है, ऑन दिस वे डबल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, ठीक, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाकी जो मटेरियल्स होंगे वो डी ब्रॉगली बेबी इक्वेशंस को, यानी ये जो पूरे पोस्टुलेट बताए गए, ये डी ब्रॉगली बेबी इक्वेशन जो बताया गया, इससे वो वेरीफाई हो जाता है। जब हमारे पास वेरिफिकेशन मिल जाती है स्टूडेंट, तो हम क्या देखते हैं, लिमिटेशंस देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं लिमिटेशंस, कि आखिरकार डी ब्रॉगली बेबी इक्वेशंस के लिमिटेशंस की बात करें कि आखिरकार क्या होगा इनका लिमिटेशंस, इस चीज को ध्यान देना है। क्या देखना है, लिमिटेशंस देखने हैं। ठीक, अब क्या बताया गया, अब आपको ये बताया गया कि भाई साहब हमारे पास जो डी ब्रॉगली है वो कैसा, मैटर वेव नेचर दिखा रहा है। कैसा, डी ब्रॉगली के बेसिस पे कि मैटर वेव रीजन एंड नेचर एंड डबल कैरेक्टर हैज ओनली सिग्निफिकेंस विल, क्या यहाँ पे अप्लीकेबल होगा स्पेशली किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। कैसे, जो टैनी पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उस पे वो लागू होता है। एंड हमारे पास जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए, मतलब जो हमारे एक लाइन सुनना यहां से कि जो डी ब्रॉगली का मैटर ऑफ वेव है, क्या है, डी ब्रॉगली का मैटर ऑफ वेव है, ये डी ब्रॉगली का मैटर ऑफ वेव डबल नेचर को क्रिएट करता है, लेकिन ये हमारे पास जो हमारा सिग्निफिकेंस यानी इसका महत्व है वो अप्लाइड की बात कर रहा है, अप्लाइड टू माइक्रोस्कोप पार्टिकल्स, यानी टैनी जो पार्टिकल्स होते हैं इस पे ये अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। आगे बोलता है कि यहां से हमारे पास क्या मिलता है, सिग्निफिकेंस, यानी छोटे पार्टिकल्स उस पर दिखाई देंगे, लेकिन हमारे पास बोलता है कि इट हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, यानी ये छोटी छोटी हमारे सूक्ष्मदर्शी, कैसे सूक्ष्मदर्शी पार्टिकल्स होते हैं उस पे ये गुण पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता। हाँ, हमारे पास जो माइक्रो पार्टिकल्स होंगे उस पे दिखाई देगा, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उस पे हमारे ये पूरा कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है। आगे बोलता है कि दिस इज due to the fact that the matter wave associated with microscope bodies are too small to be, यहां पे मेजरमेंट की बात करेंगे, measured by any suitable method, यानी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पूरे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती है, उनको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे मेथड द्वारा कहीं ना कहीं कैलकुलेट करेंगे जो उनसे जुड़ी हुई उपयुक्ति होती है। तो ठीक, आगे बात करें कि ये जो मैटर्स की हमने बताया कि अलग से उपयोग करेंगे कब, जब हमारे पास दूसरा कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स, दूसरा और कह सकते हो कि लक्षण प्रकट हो रहा है कि इसमें मैटर में, जैसे हमने बताया कि तरंग मैटर को प्रकट कर रहा है। अब तरंग छोटा सा पार्टिकल्स है, उसमें वेट का होना जरूरी है, किसमें, उसके वेट का होना जरूरी है। हमने ये बताया कि जो माइक्रोस्कोपिक जितने भी बॉडीज होंगे उनसे जुड़े पदार्थ के तरंग किसी भी उपयुक्त विधि से मापने के लिए बहुत छोटी होती है, इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। यानी बहुत छोटा होगा तो हम कैसे निकालेंगे, यानी बहुत छोटा है, स्मॉल बॉडी है, एकदम स्मॉल से स्मॉल बॉडी है, तो हम लोग उसकी वेलोसिटी कैसे निकालें, उसकी वेवलेंथ कैसे निकालें, क्योंकि हमारे पास डी ब्रॉगली का मेन इक्वेशन था किसी भी पदार्थ के वेवलेंथ की गणना करना। क्या, वेवलेंथ की गणना करना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे भाई साहब कि हमारे पास जो हमारा लेमडा है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता है, पहली बात कहता है ए बॉल हैविंग मास, यानी एक बॉल छोटा सा है जिसका जो मास है, यानी जो m की वैल्यू है वो कितनी है, वो 100 ग्राम है। कितनी है, 100 ग्राम है। वो मूविंग कर रहा है, गति कर रहा है, किसमें, ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड से। कैसे, 100 मीटर पर सेकेंड से वो भाग रहा है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 100 मीटर, ठीक नहीं दिया, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स की वेलोसिटी दी गई है। आगे कहता है कि वेवलेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्या करना है, वेवलेंथ की कैलकुलेशन करना है, यानी हमको क्या मिल जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच म्यू वी मिल जाएगा। ठीक, वी मिल जाएगा, तो एच भी मिल गया, तो हमारे पास एच का मान कितना होता है, 6.6 इंटू 10 के पावर 27, ये आप जानते हैं -27, ये किसका मान है, हमारे पास
h का मान है। अब उसके बाद हमारा m कितना है 100 है और v कितना है 100 है। हम क्या निकाल लेंगे इसमें, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 शून्य देखो बढ़ गया कितना, ये 4 शून्य बढ़ जाएगा, ठीक कितना, ये 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका, एक में एक का गुणा कोई मतलब ही नहीं मिलेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6.626 इंटू 10 के पावर, इसको कलर 2, ठीक 10 के पावर 31 सेंटीमीटर हमको दिखाई दे देगा। यानी जो हमारे पास इसका लेमडा का मान होगा एक गेंद के लिए, ठीक क्या, एक गेंद के लिए जो हमारा वेवलेंथ होगा वो कितना होगा 6.626 इंटू 10 के पावर -23 सेंटीमीटर, ठीक ये हमारा वेवलेंथ मिल जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़े स्टूडेंट, तो ये पूरा आपने देखा कि ये जो पूरा हमारे पास तरंग दैर्घ्य मिला है, ये इलेक्ट्रोमोनी क्या बोलता है, इसको इलेक्ट्रोमोनी बोलता है। इलेक्ट्रोमोनी जो रेडिएशंस होते हैं, क्या इलेक्ट्रोमोनी रेडिएशंस होते हैं उससे बहुत छोटा है, क्या है ये बहुत छोटा एक वैल्यू आया है, कोई बड़ा वैल्यू नहीं है। -31 का मतलब समझ रहे हो ना, हम दिखाई नहीं दे रहे क्या, -31 का मतलब समझ रहे हो, बहुत छोटी वैल्यू आती है। और इसी छोटी वैल्यू को मेजर करने के लिए, ठीक इसे उपयुक्त किसी अन्य विधि द्वारा मापा जा सकता है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। यह साबित करता है कि जो डी ब्रोगली का समीकरण है वो केवल सूक्ष्म कणों के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। यानी जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं हम लोग उसकी गणना कर सकते हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनकी गणना हम डी ब्रोगली के इक्वेशन द्वारा नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास कह रहा है, क्या कह रहा है, एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, स्पेशली वेवलेंथ उसका क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है, वेवलेंथ ज्ञात करना है। यदि उसका मास कितना हो, m यहाँ पे ग्राम हो, कितना हो, ये आपका ग्राम हो, और उसकी जो वेलोसिटी हो वो 10 के पावर 8 सेंटीमीटर की हो। तुमको क्या क्या दिया है स्टूडेंट, हमको क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। पहली बात कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम सॉल्व कर लेंगे। मोमेंटम सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या होता है, पहले तो हम पता करें कि क्या क्या दिया है। पहले दिया हमारा मास, m का मान दे दिया, m का मान कितना है 9.1 इंटू 10 के पावर -28 हमारा है किसमें, ग्राम में, ठीक। अब उसके बाद हमारे c यानी v का मान कितना दिया गया है, v का मान दिया गया है 10 के पावर 8 सेंटीमीटर सेकेंड्स में, ठीक। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको p निकालना, तो क्या पता हमको p का मान यही मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से हमको कैलकुलेट कर लेते हैं। p इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, p इक्वल टू हो जाएगा 9.1 इंटू 10 के पावर -28 इंटू 10 के पावर 8, ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर, किसमें, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स में, ठीक। ये आपको मिल जाएंगे। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, p इक्वल टू मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा लो, 9.1 इंटू 10 के पावर हमारे पास -20 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ से इसकी मोमेंटम मिल गई। आगे बात करते हैं हम लोग लेमडा की। आगे तरंग दर किसका, हमको लेमडा भी निकालना है। ये पहला के लिए था, दूसरे के लिए क्या करना होगा, हमको लेमडा की वैल्यू क्या करनी है, लेमडा इक्वल टू होता है h/mv। अब इस वाले वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे h। अब h का मान कितना होता है 6.626 इंटू 10 के पावर -27, यही होता है ना, -27। अब हमारे पास हमको h म्यू की वैल्यू मिल गई है, कितनी, यहाँ पे p का मान मिल गया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, p भी होता है। p का मान मिला है 9.1 इंटू 10 के पावर -20, ठीक। अब देखो, अब 10 के पावर -20, तो इधर क्या करना होगा, यानी अब लेमडा इक्वल टू, ठीक, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मान निकाल लेते हैं, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 से वो 20 भाई सब कितने हो जाएंगे, कट जाएंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा ना। तो आप पहले इसको तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे 10 के पावर -7 कर लो, क्योंकि ऊपर चला जाएगा ये, सॉरी, ठीक, ये कितना कहाँ पे चला जाएगा आपको, सॉरी भाई साहब क्या हो जा रहा है, हाँ ये ऊपर चला जाएगा 10 के पावर, यहाँ पे क्या बचेगा -7 बचेगा। अब उसके बाद ये बचेगा कितना 6.626 इंटू यहाँ पे अपान में 1.1, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, जल्दी करके बताओ, ये 0 पॉइंट कितना आएगा 0.72, कितना 0.72 की 27, हाँ सही है, ये आपका हो जाएगा 72।
इंटू कितना हो जाएगा, इंटू यहाँ से कर लेंगे इंटू 10 के पावर हमारे पास वो हो जाएगा क्या भाई साहब, 10 के पावर -7। ठीक, ये आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखो 10 के पावर -7 है, अब 7 को हम आगे बढ़ाते हैं, एक ये जो जीरो आगे है इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम करते हैं क्या 7.2 इंटू 10 के पावर -8। ठीक, -8 में हमको मिल जाएगा आंसर। ये आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। किस में, सेंटीमीटर में। तो ये आंसर यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक, अब देखो ऐसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि हमारे पास एक बुलेट है, क्या है, बुलेट है, बुलेट ऑफ मास, यानी एक इतनी बड़ी सी गोली जा रही है। ठीक, क्या जा रही है, इतनी बड़ी सी एक गोली है, क्या है भाई साहब, इतनी बड़ी सी ये एक गोली है। ठीक, ये आपकी बुलेट जा रही है, इधर की ओर मूव कर रही है। ठीक, अब इसकी जो मास है यानी m का जो वैल्यू है वो कितना है, 2.2 ग्राम है। क्या है, 2.2 ग्राम है। अब उसके बाद बोल रहा है ये स्पेशली इसकी जो वेलोसिटी है यानी कितनी वेलोसिटी से जा रही है, इसकी v की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 3 इंटू 10 के पावर हमारे पास 4 है। कितनी, 10 के पावर 4 है। अब बताओ भैया इसका लेमडा क्या होगा, क्या होगा, इसका लेमडा क्या होगा। तो हमको फिर वही काम करना होगा, हमको काम करना होगा, पहले p निकालना होगा। p के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से mv हो जाएगा। तो भाई साहब m का मान कितना है, 2.2 इंटू 10 के पावर 2.2 है। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका v का मान दिया है 3.10 के पावर 4, ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 के पावर हमारे पास यहाँ पे 4, ये मिलेगा। ठीक, ये हो गया आपका p का वैल्यू। हमको पता है दूसरे कंडीशंस में कि हम लोग लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से h/p। ठीक, तो h का मान हमको मिल गया कितना, 6.26 इंटू 10 के पावर -27। अब हमारे पास इसका मान है 6.6। ठीक, अब उसके बाद हमारा 10 के पावर 4 यही वैल्यू मिलेगा। ठीक, अब इस वैल्यू को हम क्या करें, सही तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 1 से कट जाएगा। ठीक, 1 से कट जाएगा तो कितना आएगा, समथिंग 1 कर लो, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इसको निकाल लेना आप लोग। ठीक, 1 पॉइंट समथिंग, इसको कितना ऊपर भेजेंगे बेटा, जब ऊपर भेजेंगे तो क्या उसमें से घट जाएगा, घटेगा तो 23 हो जाएगा, 27 में से 4 निकल जाएगा, क्या 27 में से 4 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -23। ये वैल्यू आपको मिल जाएगा किसका, इसके वेवलेंथ का। ये भी किस में आंसर होगा, सेंटीमीटर में। ठीक, तो आप इस चीज को ध्यान देना। अब ये कितना आएगा समथिंग, इसको निकाल लेना, 0.009 की 8 आएगा, ऐसे 0.09 कर लो। ठीक, इतना आंसर आएगा हमारा। ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज का ये सेशन इसी जगह खत्म होता है स्टूडेंट। यदि आप पहले वाला न्यूमेरिकल नहीं लगाए हो, क्या पहला वाला न्यूमेरिकल नहीं लगाए हो तो आप न्यूमेरिकल लगा लेना, नहीं होगा तो मैं नीचे आपको भेज दूंगा, आप लगा सकते हो। ठीक, जैसा होगा जितने बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वो हमको नीचे अपने पूरी इनऑर्गेनिक वाले में कमेंट कर देंगे, वहां पे मैं उसको बता दूंगा। ओके, पहले आप देखो कि लग जाता है कि नहीं लग जाता। ठीक, तो मिलते हैं कल के क्लास में लेके अगला हम लोग हाइजेनबर्ग के नए